स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां ऊंचे ऊंचे पेड़, झरझर बहती नदियां और हर कोने में रहस्य छिपे थे। उसी जंगल में रहता था एक अकेला और खूंखार भेड़िया जिसका नाम था वीर। वीर को सभी जानवरों से डर लगता था, मगर जानवर उससे और भी ज्यादा डरते थे, क्योंकि वह अपनी भूख में किसी को भी शिकार बना सकता था। उसके डर के साए में पूरा जंगल कांपता था। इसी जंगल में एक चालाक मगर खुशमिजाज कौवा भी रहता था जिसका नाम था कालू। कालू को उड़ते रहना पसंद था और वह हर किसी की बातें कान लगाकर सुन लेता था। जंगल की हर अफवाह, हर रहस्य उसे मालूम था, पर वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। सिर्फ हंसता, बोलता और अपने लिए कुछ खाना खोज लेता। एक दिन वीर बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह घंटों भटकता रहा, लेकिन कोई जानवर उसके सामने नहीं आया। जैसे ही वह थककर एक चट्टान पर बैठा, तभी ऊपर से उड़ता हुआ कालू बोला, क्या हुआ वीर, आज तो बहुत थके लग रहे हो। वीर ने गुर्राकर कहा, तू उड़ता फिरता है, तुझे क्या पता भूख क्या होती है। कई दिनों से सही शिकार नहीं मिला, अब तो ऐसा लगता है कि भूख से मर जाऊंगा। कालू थोड़ा मुस्कुराया, फिर गंभीर होकर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शिकार दिला सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। वीर चौंक पड़ा। वह कौवे से ऐसी बात की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसने पूछा, कौन सी शर्त? कालू बोला, तुम मुझे खाओगे नहीं, और जब कभी मैं मुसीबत में हूं तो मेरी मदद करोगे। दोस्ती का वादा है ये। वीर कुछ देर तक चुप रहा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह एक नन्हे से पक्षी की मदद के बदले इतनी बड़ी भूख को कैसे टाल दे। लेकिन फिर उसके मन में विचार आया कि अगर ये कौवा हर बार शिकार दिला सके तो भूख से कभी मरने की नौबत नहीं आएगी, और ऐसा साथी जंगल में कौन ढूंढ सकता है। उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, आज से हम दोस्त हैं। इस तरह वीर और कालू की अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। कालू कौवे ने अपनी चालाकी और तेज नजर का इस्तेमाल करते हुए वीर के लिए शिकार खोजने का वादा किया था। सुबह सुबह जंगल में कोहरा छाया हुआ था। पक्षियों की चहचहाहट में भी सर्दी की थरथराहट थी। वीर एक पेड़ के नीचे बैठा कालू की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी हवा को चीरता हुआ वह काला कौवा ऊपर से नीचे उतर आया। चलो वीर, आज तुम्हारे लिए एक तगड़ा शिकार देखा है, कालू बोला। वीर उठ खड़ा हुआ। कहां? नदी के पास वो बूढ़ा जंगली सुअर। बूढ़ा है, मगर अभी तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया। उसका पिछला पैर थोड़ा लंगड़ा है, तू आराम से पकड़ सकता है। वीर के होंठों पर पहली बार मुस्कान आई। वह दौड़ता हुआ कालू के पीछे चला। कौवा ऊपर उड़ रहा था और वीर नीचे घास और पत्तों को चीरते हुए। कुछ ही देर में वे दोनों नदी किनारे पहुंचे। वहां सच में एक बूढ़ा सुअर पेड़ की छांव में सुस्ता रहा था। उसकी सांसें धीमी और थकी हुई थीं। वीर ने धीरे से दबे पांव आगे बढ़ते हुए अचानक छलांग मारी और सुअर को जमीन पर गिरा दिया। शिकार पूरा हुआ। वीर ने कौवे की तरफ देखा और कहा, तेरा काम शानदार था, अब खा भी ले, तुझे भी हिस्सा चाहिए। कालू हंसा, नहीं दोस्त, मुझे मांस नहीं भाता, मुझे तो सिर्फ यह खुशी है कि तू भूखा नहीं रहा। वीर ने सिर झुकाया। पहली बार कोई ऐसा मिला है जो खुद भूखा रहकर मेरी भूख की परवाह करता है। उस दिन के बाद वीर और कालू एक अजीब मगर मजबूत बंधन में बंध गए। वीर अब बिना कालू की सलाह के कभी शिकार पर नहीं जाता था। कालू उसकी आंखें बन गया और वीर उसका रक्षक। इस दोस्ती को देख जंगल के बाकी जानवर हैरान रह गए। जहां कभी वीर के नाम से कांपते थे, अब उसी को एक छोटे से कौवे के साथ हंसते हुए देखते थे। कुछ जानवरों को यह रिश्ता मजाक लगता तो कुछ को ईर्ष्या होती, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि यह दोस्ती सिर्फ भूख और शिकार की नहीं, बल्कि भरोसे की नींव पर बनी थी। जंगल में जैसे जैसे वीर और कालू की दोस्ती गहरी होती गई, वैसे वैसे कुछ जानवरों की नींद हराम होने लगी। खासकर शेर, राजा कहलाने वाला लेकिन भीतर से अहंकारी और चालाक। शेर का नाम था सिंहराज। उसे यह कतई पसंद नहीं आ रहा था कि जंगल में अब कोई और डर और सत्ता का प्रतीक बनता जा रहा है, वह भी एक भेड़िया। एक कौवे की मदद से यह भेड़िया राजा बनता जा रहा है। उसने अपने दरबार में दहाड़ते हुए कहा। उसके दरबार में गीदड़,
लकड़बग्घा और एक चालबाज लोमड़ी हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। लोमड़ी, जिसका नाम चंचला था, आगे बढ़कर बोली, महाराज, इस दोस्ती को तोड़ना अब समय की मांग है, वरना एक दिन यही दोनों आपके सामने खड़े होकर राज मांगेंगे। सिंहराज ने दांत निपोड़ते हुए कहा, तो चाल चलो, कुछ ऐसा करो कि वे एक दूसरे पर भरोसा ही न कर सकें। चंचला ने शैतानी मुस्कान के साथ सिर झुकाया और बोली, मेरे पास एक योजना है। रात का अंधेरा फैल चुका था। चंचला चुपचाप वीर के इलाके में पहुंची, जहां वीर गुफा के पास लेटा हुआ था। चंचला ने कोमल शब्दों में कहा, वीर भाई, मुझे एक बात बतानी है, मगर डर है कि कहीं हमारी दोस्ती भी ना बिगड़ जाए। वीर चौंक उठा। क्या बात है? मैंने आज खुद देखा कालू को। वह सिंहराज के साथ बैठा था और तुम पर हंसी उड़ाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि वह सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, शिकार दिलवाकर अपने मतलब निकाल रहा है। वीर का मन कांप उठा। उसका मस्तिष्क भरा हुआ था, भूख, थकावट और अब इस शक से। झूठ बोल रही हो तुम? वीर गुर्राया, लेकिन उसका स्वर उतना दृढ़ नहीं था। अगर यकीन नहीं हो तो कल उसे बिना बताए पीछा करना। चंचला ने फुसफुसाया और जंगल में गायब हो गई। अगले दिन वीर ने वैसा ही किया। कालू रोज की तरह जंगल में उड़ता रहा, इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन वीर की नजरें उस पर लगी रहीं। तभी उसने देखा कि कालू कुछ देर के लिए एक पेड़ पर जाकर किसी और कौवे से बातें कर रहा है। वीर के मन में चंचला के शब्द गूंज उठे, क्या ये मेरी पीठ पीछे वाकई कुछ छिपा रहा है? शक का बीज बो दिया गया था। वीर गुफा में लौट आया बिना कुछ कहे। कालू उसे खोजता रहा, पर वीर गायब हो गया। रात को पहली बार वीर ने बिना कालू की मदद के शिकार किया, लेकिन मन भारी था। शिकार गले से नीचे नहीं उतरा। उधर कालू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोस्त अचानक इतना चुप क्यों हो गया? उसी रात चंचला ने अगला दांव चला। वह कालू से मिली और बोली, वीर ने आज शिकार कर लिया, बिना तुम्हें बताए। लगता है अब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं रही। कालू को झटका लगा। नहीं, वीर ऐसा नहीं कर सकता। तो पूछ लेना, चंचला बोली और उड़ गई। दोनों दोस्तों के बीच अब एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी थी और जंगल के भीतर कोई अपने शिकार की कामयाबी पर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वीर गुफा के अंधेरे कोने में चुपचाप बैठा था। जंगल की हवा में शांति नहीं, कुछ बेचैनी घुली थी। उसका मन भारी था। कालू के प्रति उसके मन में जो भरोसा, जो अपनापन था, अब वह संदेह के धुएं में घुट रहा था। मन ही मन वह खुद से लड़ रहा था। क्या मैं मूर्ख हूं? क्या एक कौवे ने मेरी भावनाओं का मजाक उड़ाया? उधर कालू बार बार वीर के पास जाने की कोशिश करता, मगर हर बार उसे वीर की चुप्पी और बेरुखी ही मिलती। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था, आखिर उसका सबसे अच्छा दोस्त उससे किनारा क्यों कर रहा है। एक सुबह जब सूरज की किरणें जंगल पर सुनहरा रंग बिखेर रही थीं, कालू ने हिम्मत करके वीर से पूछ ही लिया, वीर, क्या बात है? तुम मुझसे क्यों दूर हो गए हो? वीर की आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक टूटा हुआ भरोसा था। वह धीमी आवाज में बोला, तू क्या सोचता है मुझे पता नहीं चलेगा? तू सिंहराज से मिला, मेरी हंसी उड़ाई, मेरी कमजोरी को जंगल में बांटा। कालू जैसे पत्थर बन गया। ये किसने कहा? देखा मैंने तुझे किसी और कौवे के साथ हंसते हुए। चंचला ने बताया तेरा सारा खेल। कालू हंस पड़ा, मगर वह हंसी दर्द भरी थी। वीर, उस दिन मैं अपने भाई से मिला था जो सालों बाद लौटा है, और चंचला उस पर विश्वास कर लिया और मुझसे एक बार बात तक नहीं की। वीर कुछ नहीं बोला। उसकी चुप्पी ही उसकी स्वीकारोक्ति थी। उसका सिर नीचे झुक गया। कालू गुस्से में कांप रहा था, लेकिन उसका स्वर दृढ़ था। दोस्ती शक पर नहीं, विश्वास पर टिकी होती है। तुमने एक लोमड़ी की बातों पर भरोसा किया और अपने दोस्त पर नहीं। कुछ पल की चुप्पी के बाद कालू उड़ गया, बिना पीछे देखे, बिना विदाई कहे। वीर ने उस उड़ती काली छाया को जाते देखा। वह एक परछाई थी जो उसकी आत्मा से निकलकर जा रही थी। उस दिन पहली बार वीर को भूख नहीं लगी। उसने किसी को नहीं डराया, किसी शिकार को नहीं दौड़ाया। वह बस पेड़ के नीचे बैठा रहा, जैसे कोई अपने भीतर के युद्ध में हार गया हो। उधर कालू भी टूट चुका था। वह जानता था कि चंचला और सिंहराज की चाल काम कर गई है।
लेकिन वह यह भी जानता था कि असली लड़ाई अब शुरू होगी, सच की, भरोसे की और उस दोस्ती की जो अभी टूटी नहीं है, बस भटक गई है। कालू की उड़ान अब अकेली हो गई थी। पहले जहां उसका दिल हल्का होता था, वहां अब भारीपन था। वह ऊंचे पेड़ों की डालियों पर बैठता, नीचे जंगल को देखता और उस एक चेहरे को ढूंढता, वीर का चेहरा। लेकिन अब न वो आंखें थीं, न वो मुस्कान और न ही वो विश्वास। उधर सिंहराज और चंचला की चाल सफल हो चुकी थी। वे दोनों मक्कारी की गहराइयों में अब अगला कदम उठाने को तैयार थे। अब जब दोनों अलग हो चुके हैं, चंचला ने धीमी आवाज में कहा, समय है उन्हें पूरी तरह खत्म कर देने का। और कौन मारा जाएगा पहले? सिंहराज ने पूछा। वीर, वह अकेला है, मगर अब उसकी शक्ति भी घटी है। पहले वह शिकार करता था कौवे के साथ, अब वह थक चुका है। उसकी भूख और अकेलापन ही उसे तोड़ देगा। सिंहराज मुस्कुराया। और फिर बचेगा सिर्फ एक कौवा, जिसे कोई मानेगा नहीं, और हम राज करेंगे। इसी योजना के तहत गीदड़ों और लकड़बग्घों की एक टोली तैयार की गई। उन्हें रात में वीर की गुफा पर हमला करने भेजा गया। उधर कालू को एक नन्हे खरगोश से खबर मिली। कालू भैया, कल रात कुछ जानवरों को तुम्हारे दोस्त की गुफा की ओर जाते देखा है। वो सब अजीब सी बातें कर रहे थे। कालू का मन कांप उठा। कुछ भी हो, चाहे दोस्ती टूटी हो या नहीं, वीर अब भी उसका साथी था। वह जिस वीर को जानता था, वह कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ता। उसने बिना समय गंवाए गुफा की ओर उड़ान भरी। जैसे जैसे वह वहां पहुंचा, उसे गुफा के पास हलचल दिखी। लकड़बग्घों और गीदड़ों की आंखें चमक रही थीं, उनके मुंह से लार टपक रही थी। वीर उस समय गुफा के अंदर अकेला बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, शरीर थका हुआ। तभी कालू ने चीख मारी, वीर, बाहर देखो, हमला होने वाला है। वीर ने आंखें खोलीं और जैसे बिजली की गति से उठ खड़ा हुआ। गुफा के मुहाने पर खड़े शिकारी अब भीतर घुसने ही वाले थे। वीर ने गुर्राते हुए छलांग मारी। उसके भीतर की पुरानी आग जैसे लौट आई थी। उसने 2 गीदड़ों को हवा में उछाल दिया, एक को चट्टान से दे मारा, मगर संख्या ज्यादा थी। उसी वक्त कालू ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने उड़कर पास की मधुमक्खियों के छत्ते को जोर से चोंच मारी। पूरा झुंड झनझनाते हुए गुफा के पास उतर आया और गीदड़ों पर टूट पड़ा। भयभीत होकर सभी शिकारी भाग खड़े हुए। वीर गुफा के बाहर खड़ा हाँफ रहा था और सामने कालू उड़ रहा था, जिसकी आंखों में आंसू थे। वीर की आवाज टूटी हुई थी, क्यों आए तुम? जब मैंने तुम पर शक किया। कालू धीरे से बोला, क्योंकि दोस्ती शक से टूटती है, मगर प्यार से नहीं, और मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूं, मेरे दोस्त। वीर ने सिर झुकाया और पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे। वह बोला, माफ कर दो, मैंने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी थी, तुम पर विश्वास। उस दिन जंगल में एक नई गूंज फैली। दोस्ती फिर से जुड़ गई थी और अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। लेकिन सिंहराज और चंचला को अब यह बात हजम नहीं हुई थी। वे जानते थे, जंगल पर राज करने के लिए उन्हें अब और बड़ी साजिश रचनी होगी। जंगल की हवा में अब एक नई सरगर्मी थी। वीर और कालू की दोस्ती की वापसी सिर्फ उनके लिए नहीं, पूरे जंगल के लिए एक बड़ी राहत बन गई थी। जानवर अब फिर से एक उम्मीद की किरण देखने लगे थे। जो वीर पहले खूंखार समझा जाता था, अब उसे समझदारी और संयम के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। कालू अब न सिर्फ एक बुद्धिमान पक्षी था, बल्कि सभी उसे जंगल की आंख और कान मानने लगे थे। लेकिन इस नई रोशनी ने कुछ पुराने अंधेरों को और गहरा कर दिया था। चंचला, जो खुद को जंगल की सबसे चालाक लोमड़ी मानती थी, अब बौखला चुकी थी। उसका अपमान हुआ था, उसकी योजना असफल हो चुकी थी, और सबसे बड़ी बात, एक कौवे ने उसकी योजना को नाकाम कर दिया था। एक रात जब जंगल में घना कोहरा फैला था, चंचला सिंहराज के दरबार में पहुंची। महाराज, अब समय है एक अंतिम योजना का, एक ऐसा षड्यंत्र जिसमें न सिर्फ वीर और कालू को खत्म किया जाए, बल्कि पूरे जंगल को हमारे डर में डुबो दिया जाए। सिंहराज ने अपनी जमीनी शक्ति को ललकारते हुए कहा, बोलो, क्या योजना है? चंचला बोली, हम जंगल में आग लगा देंगे, लेकिन यह आग प्राकृतिक नहीं लगेगी। हम इसे वीर और कालू की चाल बताएंगे। हम कहेंगे कि वे राजा बनना चाहते थे और जंगल को जलाकर बाकी जानवरों को डराना चाहते थे। सिंहराज की आंखें चमक उठीं और फिर उसने पूछा,
फिर जंगल खुद उनके खिलाफ हो जाएगा। न तलवार उठानी पड़ेगी, न पंजा चलाना होगा। वे अकेले पड़ जाएंगे और हम राजा कहलाएंगे। तय हो गया। अगले पूर्णिमा की रात जब पूरा जंगल सोएगा, तब यह आग फैलाई जाएगी। उधर वीर और कालू को इस चाल का कोई अंदेशा नहीं था। वे जंगल की रक्षा के नए उपाय सोचने में लगे थे। अब वीर अन्य जानवरों को शिकार करने से रोकने लगा था और कालू भोजन बांटने में सहायता करता। उनकी जोड़ी अब एक नैतिक बदलाव का प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन जिस रात को अंधेरा सबसे घना होता है, वही रात अक्सर सबसे बड़ी परीक्षा भी लाती है। पूर्णिमा की वह रात आ गई। चंचला ने अपने वफादार गीदड़ों और भेड़ियों को लेकर जंगल के दक्षिणी हिस्से में आग लगाई। सूखी पत्तियां, टूटे पेड़ और सूखा मौसम, सब कुछ उसके पक्ष में था। चंद ही मिनटों में आग की लपटें उठने लगीं। सिंहराज की चाल के अनुसार आग फैलाने के बाद चंचला भागती हुई जानवरों के पास गई और चिल्लाने लगी, वीर और कालू ने जंगल को जलाना चाहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे राजा बनना चाहते हैं। जंगल में अफरा तफरी मच गई। भयभीत जानवर, जिन्हें वीर पर नया विश्वास हुआ था, अब फिर से भ्रम और डर के घेरे में आ गए। वीर और कालू को जब आग की खबर मिली, वे तुरंत वहां पहुंचे। वीर ने नदियों से पानी खींचने की कोशिश की, कालू ने हवा से दिशा बदलने की, लेकिन तब तक आग कई हिस्सों को चाट चुकी थी। और तभी जानवरों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। क्यों किया ऐसा? एक हिरण ने पूछा। हमने तुम पर भरोसा किया था, एक हाथी बोला। वीर चुप रहा, लेकिन कालू उड़ता हुआ सबसे ऊपर गया और जोर से बोला, अगर हम ही दोषी हैं तो हमें यहीं सजा दो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा आग लगाई कैसे गई? अगर हमने लगाई तो खुद बुझाने क्यों आए? जानवर थोड़े शांत हुए। तभी एक नन्ही गिलहरी आगे आई और बोली, मैंने देखा था, आग तो चंचला ने लगाई थी। वो खुद पत्तियों में आग लगाकर भाग रही थी। भीड़ सन्न रह गई। चंचला ने भागने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वीर ने उसका रास्ता रोका और सिंहराज, जो दूर से तमाशा देख रहा था, चुपचाप खिसकने लगा। उस रात जंगल तो थोड़ा बहुत जला, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जल गई साजिश की जड़ें। आग की लपटें बुझ चुकी थीं, लेकिन जंगल के दिल में अभी भी राख सुलग रही थी। जानवरों के चेहरे पर मिली जुली भावनाएं थीं, शर्म, पछतावा और क्रोध। वीर और कालू, जिन पर उंगलियां उठाई गई थीं, आज फिर सच के साथ खड़े थे। लेकिन इस बार उन्होंने फैसला किया था कि अब साजिश करने वालों को यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। जंगल की सबसे ऊंची चट्टान पर एक आपात सभा बुलाई गई। सभी जानवर, हाथी, तेंदुआ, मोर, सांप, बंदर, भालू, हिरण, सब आए। यह कोई साधारण सभा नहीं थी। यह एक ऐतिहासिक दिन बनने वाला था। सभा की अध्यक्षता की बुजुर्ग हाथी गजानंद ने। उसकी उम्र और बुद्धिमत्ता पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी। हमें इस आग के पीछे की सच्चाई जाननी है, गजानंद ने गर्जना की। कालू ने सबसे पहले अपनी बात रखी। उसने चंचला की योजना, सिंहराज की भूमिका और आग की साजिश को सिलसिलेवार बताया। फिर गिलहरी को बुलाया गया, जो साक्षी थी। उसकी मासूम लेकिन सच्ची बातों ने पूरे जंगल का दिल हिला दिया। फिर आई चंचला की बारी। वह बौखलाई हुई थी। उसकी चालाकी अब बेबस हो चुकी थी। मैंने जो किया वह जंगल की भलाई के लिए था, उसने चिल्लाकर कहा, क्योंकि वीर और कालू को सब कुछ मिल रहा था और मैं जंगल की सबसे बुद्धिमान प्राणी होकर भी एक कौवे से हार रही थी। सभा में सन्नाटा था। वीर चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, न गुस्से के न डर के, बल्कि उस दर्द के जो अपने ऊपर लगाए झूठे आरोपों की आग में जलने से होता है। गजानंद ने भारी स्वर में निर्णय सुनाया। चंचला को उसकी साजिश के लिए जंगल से निष्कासित किया जाता है। वह अब किसी भी जानवर के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। उसे अब अकेले भटकते हुए अपने पापों के साथ जीना होगा। सभा में एक गूंज उठी। न्याय हुआ था। सिंहराज को भी उसके राजा पद से हटाने का निर्णय लिया गया। जंगल अब किसी एक राजा का नहीं, बल्कि 5 जनों का होगा। 5 जानवरों की परिषद, जिसमें हर जाति का प्रतिनिधित्व हो, और उसी में वीर और कालू को भी जगह दी गई। इस नई व्यवस्था में न डर था न छल। यह जंगल अब प्रेम, सहयोग और सामूहिक नेतृत्व से चलेगा। वीर ने सभा के अंत में कहा,
मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं बस इतना चाहता हूं कि कोई और कालू और वीर की तरह टूटे नहीं, धोखे में ना आए। कालू मुस्कुराया, और मैं यह चाहता हूं कि सच्चाई हमेशा बोलने के लिए एक आवाज पाए। उस दिन जंगल में पहली बार न कोई राजा रहा, न कोई गुलाम। वहां थे सिर्फ साथी जो एक दूसरे की परछाई और रक्षा बनकर जीने का वादा कर चुके थे। जंगल में सूरज की पहली किरणें जब शाखाओं को चीरती हुई जमीन तक पहुंची तो उनकी गर्मी में सिर्फ धूप नहीं थी, उसमें भरोसे की तपिश थी, सच्चाई की गूंज थी और एक नई शुरुआत की चमक। चंचला अब जंगल से बहुत दूर सूखे और वीरान मैदानों में अकेली भटक रही थी। हर दिशा उसे उस दिन की याद दिलाती थी जब उसकी चालाकी को पहली बार पराजय का मुंह देखना पड़ा। वहीं दूसरी ओर सिंहराज अब एक सामान्य शेर की तरह जंगल के किनारे रहते हुए आत्ममंथन में लगा था। उसका रुतबा तो छिन चुका था, लेकिन समय ने उसके भीतर सवालों की एक नई दौड़ शुरू कर दी थी। क्या ताकत ही सब कुछ थी? क्या राज करना ही असली जीत थी? लेकिन असली कहानी तो जंगल के केंद्र में जन्म ले रही थी, जहां वीर और कालू की दोस्ती अब न सिर्फ जीवित थी बल्कि आदर्श बन चुकी थी। वीर अब पहले जैसा उग्र शिकारी नहीं था। उसकी चाल में शक्ति तो अब भी थी, मगर अब उसमें नियंत्रण था, शांति थी। वह अब शिकार सिर्फ जरूरत पर करता और बाकी समय बीमार, बूढ़े या अनाथ जानवरों की मदद में बिताता। कालू अब अकेला कौवा नहीं रहा। वह अब जंगल संवाद नाम से एक सभा चलाता था, जहां हफ्ते में एक बार सभी जानवर एकत्र होते, अपने विचार बांटते और जंगल के भविष्य के लिए निर्णय लेते। पंचजनों की परिषद भी पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी। हाथी गजानंद, बंदर मकरंद, हिरणी सुरभि, उल्लू नटराज और खुद कालू। वीर ने परिषद की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह अब सत्ता नहीं, सेवा का प्रतीक बनना चाहता था। एक दिन जब आकाश बिल्कुल नीला था और हवा में नई पत्तियों की गंध घुली हुई थी, कालू ने एक छोटी सभा बुलाई। उसने कहा, आज हम सब यहाँ इस बात का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं कि जंगल अब सिर्फ बल से नहीं, बुद्धि और विश्वास से चलता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम इस बदलाव को संभाल पाएंगे? वीर ने धीमे स्वर में जोड़ा, सच्चाई को बोलने और सुनने की हिम्मत चाहिए, और अगर वो हिम्मत हमारे बच्चों में होगी तभी ये जंगल बचेगा। उसी समय छोटे छोटे खरगोश, हिरण के बच्चे और नन्हे पक्षी तालियां बजाते हुए चिल्लाए, वीर भैया, कालू दादा, आप हमारे हीरो हो। उन बच्चों की चमकती आंखों में एक नई पीढ़ी का सपना झलक रहा था। उस दिन से जंगल में हर पौधारोपण, हर पर्व, हर सलाह की शुरुआत इन शब्दों से होती, जब भेड़िया और कौवा एक हो सकते हैं तो सारा जंगल एक हो सकता है। और यहीं से जन्म लेती है वो नई कहानी जिसे हर माँ अपने बच्चे को सुनाती है, कभी डर को भगाने के लिए, कभी विश्वास सिखाने के लिए और कभी दोस्ती का मतलब समझाने के लिए। नई व्यवस्था में सब कुछ सुधर रहा था, लेकिन वीर और कालू जानते थे कि बदलाव को स्थायी बनाने के लिए एक और बड़ा कदम जरूरी है, शिक्षा। वे चाहते थे कि जंगल के बच्चे सिर्फ डर और शिकार की कहानियों में न उलझें, बल्कि सोचें, समझें और खुद के निर्णय लेना सीखें। वे चाहते थे कि अगली पीढ़ी जंगल को और बेहतर बनाए। एक शाम कालू उड़ते उड़ते वीर के पास पहुंचा और बोला, वीर, क्या तूने कभी सोचा है, अगर हमें बचपन में किसी ने सही गलत समझाया होता तो क्या हम इतनी गलतियां करते? वीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद नहीं, मैं तो बस जीता रहा, बिना यह जाने कि जीवन सिर्फ जीना नहीं, सीखना भी होता है। बस उसी पल तय हुआ, जंगल में एक ज्ञानवन बनेगा, एक ऐसी जगह जहां हर प्राणी की औलाद आकर सीख सके, मौसम की चाल, औषधियों की पहचान, भाषा, सोच, संगीत, तर्क और आत्मरक्षा। ये कोई साधारण पाठशाला नहीं होगी, ये जंगल की आत्मा बनेगी। उसी सप्ताह पंचजनों की सभा ने ज्ञान वन योजना को सर्वसम्मति से पास कर दिया। पुराना बांसों का एक इलाका खाली किया गया, वहां फूल, बेल, लताओं से बनी कक्षाएं बनाई गईं। शिक्षक बने उल्लू नटराज, ज्ञान में पारंगत, लंगूर मकरंद, कला में दक्ष, सर्पिणी सुषमा, चिकित्सा में माहिर, और खुद कालू, तर्क, दर्शन और इतिहास के शिक्षक। वीर ने खुद रक्षा और नेतृत्व का प्रशिक्षण देना स्वीकारा। पहली ही सुबह 100 से अधिक नन्हे जानवर आए, खरगोश, बंदर, तोते, नन्हे भालू और शावक।
सबकी आंखों में उत्सुकता की चमक थी। पहला पाठ कालू ने पढ़ाया, सुनना और समझना। उसने कहा, अगर तुम सिर्फ बोलोगे तो सीखोगे नहीं, मगर अगर सुनोगे तो सोचोगे, और सोचकर जो निर्णय लोगे वही तुम्हारी असली ताकत होगी। नटराज ने रात को तारों की गणना सिखाई, मकरंद ने नृत्य और संगीत के जरिए भाषा सिखाई, और वीर ने नन्हे बच्चों को बताया कि बल बुरा नहीं होता, लेकिन जब बिना बुद्धि के चलता है तब वह सबसे खतरनाक बन जाता है। धीरे धीरे ज्ञानवन जंगल का दिल बन गया। हर नई पीढ़ी को अब सही और गलत की पहचान थी। चंचला की कहानियां अब डराने के लिए नहीं, चेतावनी देने के लिए सुनाई जाती। और वीर और कालू, वे अब सिर्फ दोस्त नहीं थे, वे एक दर्शन बन चुके थे। एक दिन एक नन्हा सियार अपने पिता से बोला, पिताजी, क्या मैं भी एक दिन कालू जैसा बन सकता हूं? पिता मुस्कुराया, बिल्कुल। अगर तू सच्चाई से प्यार करेगा और डर से नहीं डरेगा तो तू उससे भी बड़ा बन सकता है। जंगल अब सिर्फ जिंदा नहीं था, वह जागरूक हो चुका था। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।